देखिए, इंडिया को सपना दिखाया गया है कि इंडिया 2047 तक एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा और बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आखिर इसकी हकीकत क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है इस सपने के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई अगर रियल में, अगर वाकई में अगर इंडिया बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम दो ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे जहां पर डाउन साइड प्रोटेक्शन सबसे पहले देखेंगे, उसके अलावा उसके रिटर्न्स और उसके परफॉर्म वगैरह को लेकर भी हम बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो कि दो पार्ट में होने वाली है। सबसे पहला पार्ट में हम बात करेंगे कि भाई इंडिया के जो सपना है 2047 तक के विकसित भारत बनने का, उसके ऊपर और उसकी हकीकत के ऊपर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर, और उसके अलावा दूसरे पार्ट में हम दो स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे जिसके रिव्यू भी हम शॉर्टली करेंगे और वहां पर डाउन साइड प्रोटेक्शन को भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले हम मुद्दे पर आए और बात करें कि भाई इंडिया का जो सपना है 2047 तक के विकसित भारत बनने का, बहुत बड़ा भारत बनने का, या इकोनॉमिकली बहुत ही हाई ऊंचाई पर जाने का, बुलंदी पर जाने का, क्या ये सपना सच भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसको ज़रा हम कुछ नहीं कहेंगे, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है बस आज उसी चीज़ को समझते हैं, अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं करेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर भी हो सकता है वो शो हो रहे होंगे। वो रिपोर्ट कहती है कि भाई इंडिया नीड्स एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स टू रीच हाई इनकम स्टेटस बाई 2047। यानी ये कह रहा है कि भाई इंडिया को वाकई में अगर कुछ बड़ा करना है, वाकई में अगर बहुत बड़ी इकोनॉमी बननी है, वाकई में अगर दुनिया की मजबूत इकोनॉमी बननी है तो कुछ हाई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स टू रीच हाई इनकम स्टेटस। मैं बोल रहा हूँ ना, ये खबर में छापी गई है बजाबते, ये चीज़ें शो की गई वर्ड बाय वर्ड, समझ रहे हैं कि कुछ बड़ा रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मतलब साफ तौर पे वर्ल्ड बैंक इंडिया को चेतावनी दे रही है कि सुनो, अगर तुम्हें बड़ा बनना है ना तो तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं? इसी रिपोर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आगे लिखा हुआ है कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर भारत का आगे बढ़ने का जो सपना है, या फिर ये सपना है कि 2047 तक के भारत एक विकसित देश बन जाएगा या बहुत बड़ी दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फॉरेन का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपके देश में आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना चाहिए, किसी भी देश के लिए, चाहे वो भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो, या फिर कनाडा हो, उसके अलावा दक्षिण कोरिया हो, चीन हो, या फिर कोई भी जगह, कोई भी देश को आप ले लीजिए, देश उस टाइम तक के विकसित नहीं करेगा जब तक वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी देश की इकोनॉमी, जीडीपी को ग्रो करवाने के लिए। तो बाहरी निवेश भारत में आना ज़रूरी है, समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे पहली चीज़, बड़ा चीज़ करना पड़ेगा। बड़ा क्या क्या करना पड़ेगा वो उस पर भी मैं आ रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर ज़रूरत है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने चाहिए। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स की क्या हालतें हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो पूरी तरह से आपको मैंने कल की वीडियो में क्लियर और पूरा लाइव दिखलाया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशक आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन सेलिंग पे सेलिंग, एकदम भयानक वाली सेलिंग, खूनरेजी वाली होली तो ज़रूर हो रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो बेच रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हमारे को यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स चाइना में मिल सकता है, यूएस में मिल सकता है, या फिर कोरिया वगैरह में मिल सकता है, या इसके अलावा जापान, कहीं भी मिल सकता है। मतलब भारत में हमारे को रिटर्न्स नहीं मिल सकता है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। उसके बाद अगर इसी रिपोर्ट में हम देखें तो आगे ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर भारत को 2047 तक के बहुत बड़ा देश बनना है, या फिर बहुत बड़ी इकोनॉमी कह लीजिए बनना है, तो उसको 7.8% के ग्रोथ रेट से इसके जीडीपी को आगे बढ़ना पड़ेगा।
मतलब इसके जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.8% के रेट से आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 8% की जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल होना चाहिए अनुअलाइज तौर पे। क्या मैं बोल रहा हूँ? अनुअलाइज तौर पे हर साल इस हिसाब किताब से ऑलमोस्ट 8% के हिसाब से यहाँ की जीडीपी ग्रो करनी चाहिए। लेकिन जीडीपी का मामला भाई साहब इतना तगड़ा आया है निकल कर के मैं आपको क्या बताऊँ, 6.2 आया है, जबकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो 6.3 थे। तो देखिए जो एक्सपेक्टेशंस थे वो भी नहीं आया। अब सोच कर देखें। और दूसरी बात यह है कि आरबीआई ने खुद एक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई इस साल, और सरकार भी इस बात को कहा था, जो प्रेजेंट की सरकार है वो सरकार भी कहती है कि भाई 2025 के अंदर 5 पॉइंट कुछ, मतलब 5 पॉइंट कुछ उसी के आसपास में रहेंगे, समझ रहे हैं ना। 5.50 हो या 20 हो या 02 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब 5 पॉइंट रहेंगे और पॉइंट के बाद कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उसी बीच में रहेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट। अब सोचिए कहाँ से भारत विकसित देश बन पाएगा। अगर दूसरी तरफ हम इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें तो ये कहा गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि डायरेक्ट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। कहाँ से भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी? जीडीपी का वही हाल है। उसके अलावा इसी रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया था कि भाई क्वालिटी जॉब यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। क्वालिटी जॉब का क्या मतलब है? क्वालिटी जॉब का ये मतलब नहीं कि ठेला लगा लो, मतलब डेयरी लगा लो, कुछ भी लगा लो और 200 250 300 के लिए जो पूरे दिन खेतों में काम करते हैं ना, वो चीज़ें करो। नहीं, क्वालिटी जॉब का ये मतलब है कि मतलब जो है ना पर पर्सन की जो इनकम होनी चाहिए वो एक अच्छी इनकम होनी चाहिए। जैसी इनकम आपको यूएस के अंदर देखने को मिलती है या फिर जापान के अंदर या फिर चाइना के अंदर देखने को मिलती है, ऐसी इनकम होनी चाहिए मंथली तौर पे पर पर्सन। आज क्या है ना, लोग खाने को तरस रहे हैं, ज़्यादातर लोग खाने को तरस रहे हैं। आज तक की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि लाते हैं और खाते हैं। 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ ला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाकी वो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ 10% लोग हैं जिनके पास कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी यहाँ है वहाँ है, तो ये हो गया तो वो हो गया, वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। ये आज तक की एक रिपोर्ट में कहा गया है, समझ रहे कि नहीं। तो फाइनली इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के तहत इंडिया को 3 चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे, हाई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अगर बड़ी इकोनॉमी बननी है तो, जो कि चीज़ें हो नहीं रही है। दूसरे नंबर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाजार के अंदर आने चाहिए, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आने चाहिए। वो चीज़ें भी नहीं हो रही है, बल्कि उल्टी सेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और उसके बाद क्वालिटी जॉब्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, जो चीज़ें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है। और उसके अलावा 7.8% के रेट से जीडीपी ग्रोथ रेट होने चाहिए हर साल लगातार 2047 तक के, तब जाकर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और इंडिया बिल्कुल एक बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। और अगर हम गौर करें तो इनमें से कुछ भी इंडिया के अंदर देखने को आपको नहीं मिलता है। अगर कोई चीज़ें मिल रही है तो अच्छी बात है, आप मुझे भी बताइएगा, मुझे खुशी होगी जानकर। मुझे तो अभी तक समझ में आ रहा है कि अभी तक तो कुछ भी ऐसा चल रहा नहीं है। और जीडीपी ग्रोथ रेट की जो बात है ना, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूँ आज नहीं आ रहे हैं, अगले साल आ जाएंगे, 2 साल बाद आ जाएंगे, 3 साल बाद आ जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी जॉब का क्रिएट करना और दूसरी बात कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट को बराबर 8% के हिसाब से रखना 2047 तक के, ये तो बहुत मुश्किल काम मुझे लग रहा है। भारत के लिए मुश्किल है नहीं, लेकिन हमारी सरकार के लिए तो भाई बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए आने वाला टाइम में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो फाइनली ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब आते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ, यानी 2 ऐसे स्मॉल कैप फंड की तरफ जो मुझे लगता है कि भाई मार्केट की जो अभी सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन अगर आगे भी क्रिएट होते हैं या ऐसे ही रह जाते हैं मार्केट, तो वहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं बने हैं, देखिए रिटर्न्स भी इसके अच्छे ही बने हैं, रिटर्न्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे मिले हैं, बल्कि अच्छे ही नहीं बने, बहुत अच्छे मिले हैं। कौन कौन से फंड है, चलिए मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, वहीं पर मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ।
देखिए, इन दोनों फंड को लेकर कल के वीडियो में भी मैंने शॉर्टली बताया हुआ था। निप्पॉन इंडिया पहले नंबर पे आ जाता है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले अगर आप रेटिंग देखेंगे तो दोनों ही फंड को वैल्यू रिसर्च की तरफ से 4 स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाती है। निप्पॉन की अगर बात करें तो 12 साल 2 महीने हो चुके हैं, जहाँ पर कैनरा को देखो तो सिर्फ 6 साल 1 महीने हुए हैं। अगर फंड साइज़ की बात करें तो 57,010 करोड़ के फंड साइज़ मिल जाते हैं और कैनरा के देखें तो 11,528 करोड़ के फंड साइज मिल जाते हैं। उसके बाद अगर गिरावटों को देखें तो भाई यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से गिरावट हो चुकी है, जो कि हर फंड के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिटर्न्स आप देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में ये फंड बिल्कुल माइनस में जा रहा है, पिछले 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया। और दूसरी तरफ कैनरा को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस में जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो ठीक ठाक है, 30% है और 27% है। उसके बाद आप अगर देखें यहाँ पर कुछ सेक्टर्स वगैरह को आप देखेंगे तो टॉप 3 सेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फंड के। फिनेंशियल है, कैपिटल गुड्स है, दोनों के अंदर फिनेंशियल, कैपिटल गुड है और सर्विसेज है। मतलब देखिए तो तीनों ही चीज़ बिल्कुल सेम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, टॉप 3 सेक्टर्स जो है, क्योंकि कैपिटल गुड्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, फिनेंशियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सर्विसेज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद कंपनीज यहाँ पर ये हो गए। इन चीज़ों को आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पीई को देखें तो पीई थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 2587 है और 2806 है। तो दोनों ही फंड के पीई ठीक ठाक समझ में आ रहे हैं। उसके बाद अगर एक्सपेंस को देखा जाए तो एक्सपेंस यहाँ पर 0.72% मिल जाता है निप्पॉन इंडिया का, और कैनरा रोबेको का देखा जाए तो 0.52% देखने को मिल जाता है। एग्जिट लोड 1% रहने वाले दोनों ही फंड के अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो दोनों ही फंड के मतलब जो है बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर सेम ही देखने को मिल जाते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। लमसम की बात करें तो फिलहाल तो एक्सेप्टेबल नहीं है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर, लेकिन कैनरा के अंदर आप लमसम और एसआईपी दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनली ये दोनों फंड है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये दोनों फंड है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर रिस्क रेशियोज़ को देखेंगे तो यहाँ पर रिस्क रेशियोज़ के मामले में 17.25 देखने को मिल जाता है। निप्पॉन इंडिया का स्टैंडर्ड डिविएशन है, जबकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ज़रूर है स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद बीटा को अगर देखें तो 0.86 मिल जाता है, 0.81 मिल जाता है। और शार्प रेशियो को देखें तो ये ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ज़्यादा नहीं, कुछ कम ही है। और अल्फ़ा को अगर देखें तो भाई कैनरा रोबेको का अल्फ़ा जो है वो बिल्कुल माइनस में जा रहा है। तो मतलब ये है कि फ़ंड की हालतें तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा हड़कने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत करके इन्वेस्टमेंट आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हालत की बात करेंगे तो भाई अक्सर फंड जो कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के, वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को ज़रूर ही मिलेंगी। फाइनली दोनों फंड के बारे में लाइव मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखलाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटली बातें क्लियर समझ में आ गई हो। अब देखिए यहाँ पर जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी स्मॉल कैप है या फिर इक्विटी में जहाँ पर भी आप निवेश करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना ही नहीं चाहिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए। कम से कम यहाँ पर आपको 7 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स प्लस के लिए आपको निवेश करना चाहिए और उसके बाद बिल्कुल लगातार कंटिन्यू एक फ़ंड के साथ आपको जाना चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये फ़ंड मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको ज़रूरत है तो ही आप फ़ंड लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो फ़ंड मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको लेना है, या मेरा मतलब है कि आप इस फ़ंड को लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। रिकमेंडेशन सजेशन वगैरह नहीं है। अपने सोच समझदारी के हिसाब से ज़रूरत है तो जाकर आप फ़ंड में निवेश कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से आपने देख लिया, बात बिल्कुल क्लियर हो गई और बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।